Frankly speaking, I don't like it. I am the fortunate one to have all those issues on this bike, but the hopes got destroyed on the delivery date itself. हाँ, हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि नहीं तुम्हारे गाड़ी में ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे गाड़ी में नहीं है, बट ये भाई मेरे साथ हुआ है। अब लेना है तो लो, करना है तो करो, वो आपकी मर्जी। सडनली फॉर फ्यू सेकंड, फॉर 2-3 सेकंड्स ब्रेक फेल जैसा सिचुएशन था, फ्रंट ब्रेक्स जीरो, नो, पूरा ये क्लच लीवर पूरा फ्री हो गया था। क्लच, बार बार मैं क्लच ही बोल रहा हूँ, ये जो ब्रेक लीवर था पूरा फ्री हो गया था। The next point is daily commute and city traffic. How this bike behaves in the daily commute and city traffic. Basically, ये जो bike है मेरा one bike in my garage, okay, and it is kind of an all-rounder bike. I purchased this vehicle because of that reason only. मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसे मैं कहीं पे भी ले सकूं, 2 बार सोचना ना पड़े। मुझे ऑफ रोडिंग लेना हो मैं ले सकता हूं, मुझे सिटी कम्यूट, क्योंकि मैं ऑफिस भी जाता हूं, अराउंड 60 किलोमीटर्स डेली आई राइड अप एंड डाउन, तो मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए था जो ट्रैफिक में भी इजीली क्रिस क्रॉस हो सके एंड माइलेज भी मुझे अच्छा देता हो, और ग्रोसरी शॉपिंग और एनीवेयर आई कैन टेक इट विदाउट इवन थिंकिंग। द वेट शुड बी ओके, द माइलेज शुड बी ओके, द हैंडलिंग शुड बी ओके। सो कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्ट्स, दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आप हर जगह लेके जाना चाहते हैं, एंड हाईवे टूरिंग हो या ऑफ रोडिंग हो या डेली कम्यूट हो या ग्रोसरी शॉपिंग हो या कहीं पे भी, दिस इज़ द बाइक, यू कैन टेक इट। दिस इज़ वेरी गुड इन सिटी ट्रैफिक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती। एंड इसका जो वेट मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था, जो वेट मैनेजमेंट, जो इंजीनियरिंग किया गया है, ये चाहे 196 केजीज हो या फिर मेरे जो एक्सेसरीज ऑलरेडी फिक्स हैं, ये एक्सेसरीज इटसेल्फ आर एडिंग अराउंड 50+ केजीज ऑन टू दिस। सो मोटा मोटी एक 220-250 केजीज का गाड़ी बोल सकते हो ओवरऑल। उसमें भी मैं विथ टॉप बॉक्स एंड ऑल माई ऑफिस लैपटॉप्स एंड ऑल, आई ट्रैवल 60 किलोमीटर्स विदाउट एनी इशू। द नेक्स्ट पॉइंट इज द विंडशील्ड, द स्टॉक वाइजर। मेरे को बस एक ही विश था कि अगर वो एडजस्टेबल वाले वाइजर दिए रहते इस गाड़ी के साथ, बट एनीवेज द स्टॉक विंडशील्ड विच कम्स, इट्स प्रेटी डिसेंट। 5.7 हाइट के साथ मुझे कोई विंड बफेटिंग का इशू नहीं है। मैं जब भी लॉन्ग टूर पे जाता था इनिशियली, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, 5.7 का हाइट है मेरा। मैं जब गाड़ी चला रहा था तो मुझे ये जो स्टॉक एडजस्टेड विंडशील्ड है, इसके ऊपर मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, कोई विंड बफेटिंग नहीं होता था, आराम से हवा हेलमेट के ऊपर से जाता था। बट हाँ, इफ़ यू आर टॉलर देन 5.7 हाइट, यू माइट फील अ लिटिल बिट ऑफ विंड बफेटिंग ऑन द हेलमेट, बट 5.7, 5.8 को कोई कंप्लेन नहीं है। ये जो आप देख रहे हो प्रोस्पेक का इजी राइड वाला जो विंडशील्ड एक्सटेंशन, वाइजर एक्सटेंशन, ये मैंने इसीलिए लगाया जस्ट बिकॉज कि मैं जब मोटो व्लॉगिंग करता था तो माइक में थोड़ा सा वो नॉइज़ आता था विंड का, तो जस्ट फॉर क्लियर वोकल्स, क्लियर ऑडियो, मैंने इसको लगाया। नहीं तो इसको लगाने का कोई मेरा ज़रूरत नहीं था। जो स्टॉक सेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस हुआ नहीं है आज तक। ये हालांकि ये प्रोस्पेक का ER720 मॉडल है, विंडशील्ड वाइजर एक्सटेंशन। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक इट बिकॉज ये बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही अगर आप इसको कहीं प्रेशर वॉश के लिए देते हैं या फिर शैम्पू वॉश करते हैं, तो इसका जो सिलिकॉन बीड्स है, टाइटनिंग के लिए सिलिकॉन बीड्स है इधर, तो वो सिलिकॉन रबर, जो सिलिकॉन बीड्स है, वो काफ़ी जल्दी वेयर आउट हो जाता है। और स्पेशली अगर आप प्रेशर वॉश करते हैं या शैम्पू क्लीनिंग करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है और ये लूज हो जाता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब ये ख़राब होगा और कब मैं इसको फेंकूँगा। एंड देन आई वुड गो विथ कार्बन रेसिंग का जो विंडशील्ड एक्सटेंशन वाला एक फ्रेम आता है, दैट इफ़ आई विल फिक्स इट हियर, दैट विल बी एनफ फॉर माई यूसेज। उसको लगाने के बाद आप परमानेंटली आप उसको अप डाउन कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा भी है। सो बेटर इफ़ यू आर प्लानिंग, यू गो फॉर द कार्बन रेसिंग विंडशील्ड वाइजर एडजस्टमेंट वाला फ्रेम।
Okay, so the next point is ground clearance of this bike. The ground clearance of this bike is 181 mm, which is good enough, for the Indian speed breakers and everything. But अगर आपने देखा होगा तो मैंने कार्बन रेसिंग का सब गार्ड लगाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो ऑयल चेंबर है, जो ऑयल फिल्टर का चेंबर है, वो यहाँ पे एक्सपोज्ड रहता है, तो दैट पोजेस ए रिस्क। अगर ऑफ रोडिंग के वक्त अगर कोई बड़ा सा रॉक या कुछ लकड़ी का पीस अगर कुछ लग जाता है तो वो ऑयल फिल्टर डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई हैव फिक्स्ड द कार्बन रेसिंग का जो सम्प गार्ड, बट इट हैज़ इम्पैक्टेड द ग्राउंड क्लियरेंस लिटिल बिट। अगर आप सिंगल राइड करते हैं तो कोई इशू नहीं है आपको, कोई मेरे को तो आज तक कभी भी आई थिंक हार्डली 2 या 3 बार कहीं पे टच हुआ होगा, नहीं तो मोस्टली इन ऑल इंडियन रोड्स इट इज़ वेरी गुड विथ ऑल द स्पीड ब्रेकर्स एवरीथिंग। द 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी गुड। हाँ, अगर आप पिलियन के साथ बैठते हैं तो हो सकता है कि वो टच हो सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस सम्प गार्ड। 181 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस इसका है वो एज ए एडवेंचर बाइक थोड़ा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा होता तो अच्छा रहता, बट अगर वो एडवेंचर बाइक के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा अगर ग्राउंड क्लियरेंस दे देते तो सीट हाइट आपका ऊपर हो जाता एंड फिर अगेन बहुत सारे राइडर ऑप्ट नहीं कर पाते, बट इन एन एवरेज 181 mm इज़ फाइन एनफ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश ऑन दिस बाइक। इट्स अ मेड इन थाईलैंड बाइक। क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, थोड़ा सा इश्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है, एंड अगेन इट इज़ ओनली ऑन माई बाइक। ओके, हो सकता है आई एम द फॉर्चुनेट वन टू हैव ऑल दोज इश्यूज ऑन दिस बाइक, बट मे बी आप लोग जितने भी रेस्ट ऑफ द NX 500 ओन करते हैं उनके साथ ये इशू नहीं रहा होगा, but few niggles here and there I have faced with the quality. One is thing, being a made in Thailand CBU bike, I see there are a lot of panel gaps, particularly अगर आप फ्रंट फेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैनल गैप दिखेगा। देखिए यहाँ पे मेरा उंगली घुस नहीं रहा है, बट ये साइड में मेरा फिंगर आराम से घुस जा रहा है। तो देर आर फ्यू एरियाज वेयर पैनल गैप इज़ देयर, एंड टैंक के पास भी मोस्टली यहाँ पे 2 कट्स दिए हैं फ्रेम, ये साइड वाले फ्रेम एक्सटेंशंस के लिए। उसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्रेम एक्सटेंशन है, मैंने अपने गाड़ी के साथ साथ 2-3 अलग NX 500 में भी ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे गैप्स आ जाता है। वो गैप इसलिए आता है क्योंकि ये टैंक का जो ये पैनल है उसके नीचे 3M का इंडस्ट्रियल वेलक्रो लगा हुआ है, स्टिकर्स छोटे छोटे। वो पैनल्स ठीक से अगर पेस्टेड नहीं है या फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ योर सर्विस एंड मेंटेनेंस अगर वो स्टिकर्स डैमेज हो गए हैं तो ये पैनल निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 3-4 स्क्रूज तो हैं, बट उसके साथ ही साथ 3M के वो स्टिकर्स लगे हुए हैं उसके अंडरनीथ, विच हैज़ टू बी प्रेस्ड प्रॉपरली एंड अलाइंड प्रॉपरली। अगर वो प्रेस करके रखते हैं तो ये सब पैनल गैप्स चले जाते हैं। तो मैंने अपना जो फ्रंट का जो लेफ्ट फेयरिंग का काउल है उसका स्टिकर्स मैंने रिप्लेस कर दिया एंड देयर इज़ नो गैप। बट ये जो सामने का हेडलाइट का जो पैनल गैप मैंने आपको दिखाया है वो अनफॉर्चुनेटली नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। क्वालिटी की अगर बात करूँ, बीइंग ए CBU unit and imported from Thailand, I had a lot of hopes. The hopes got destroyed on the delivery date itself. वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा, गाड़ी जिस दिन डिलीवर हुई थी उस दिन मेरा गाड़ी का जो फ्रंट पार्ट है वॉज टोटली मिसअलाइंड। हेडलाइट, ये फ्रंट का पार्ट हेडलाइट इज़ लुकिंग इन सम डायरेक्शन एंड माई फ्रंट व्हील इज़ in some other direction. पूरा हैंडल ही टेढ़ा था, व्हील्स टेढ़ा था। somehow in that excitement of delivery I have not observed that, but जब मैं गाड़ी निकाल रहा था शोरूम से at the last point मैंने देखा कि गाड़ी का हेडलाइट एक तरफ है और गाड़ी का व्हील्स दूसरी तरफ है, which the showroom guys acknowledged and they sent the technician to my home and they kind of fixed it. इवेंचुअली डाउन द लाइन मैंने खुद से ही उसको धीरे धीरे करके अलाइन कर दिया। अभी गाड़ी टोटली अलाइंड है। दूसरा चीज़ है कि ये गाड़ी को अगर आप ठीक से देखेंगे तो काफ़ी जगह ऐसा है कि लेफ़्ट राइट का जो यूनिफॉर्मिटी है, जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली नहीं है, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है। आई थिंक वो इंटेंशनली है, ये क्या है आई डोंट नो, बट हाँ यूनिफॉर्म नहीं है डिज़ाइन।
कहीं पे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा स्पेस है तो राइट साइड में कम, कहीं पे राइट साइड में ज़्यादा है तो लेफ़्ट साइड में कम। सो दैट इज़ वन थिंग। फिट एंड फिनिश के लिए भी जो पेंट का फिनिश है, जो प्लास्टिक का फिनिश है, जो क्वालिटी है, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। दोज आर वेरी प्रीमियम, दे फील प्रीमियम। बटन्स का जो क्वालिटी है, प्लास्टिक क्वालिटी है, वो सब टॉप नॉच है, तो उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एक्सेसरीज। what all accessories I have fixed and what is the feedback about them. कमिंग टू द एक्सेसरीज, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाया हुआ है, क्या क्या मैंने गाड़ी पे एक्सेसरीज लगाया है उसका एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल लेवल पे क्या क्या प्रोस है, कॉन्स है ऑफ ऑल द एक्सेसरीज दैट आई हैव फिक्स्ड। नियरली 1.5 to 2 lakh ऑफ एक्सेसरीज आर फिक्स्ड ऑन दिस व्हीकल। मोटा मोटी कुछ ड्रॉबैक्स है ऑफ सम ऑफ द एक्सेसरीज विच आई विल शेयर ओवर हियर नाउ। जैसे कि मैंने बताया, ये विंडशील्ड एक्सटेंशन वाइजर वेरी फ्रेजाइल, वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट एंड मेंटेन because of the silicone pads. दूसरा, most of the products from Carbon Racing has some or the other flaws in it. मैंने Carbon Racing से ये लगाया हुआ है lower engine guard and the sump guard. they kind of और ये भी लगाया हुआ है saddle stay and top rack. तो हालांकि उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, देर इज़ नो डाउट, द मटेरियल क्वालिटी एवरीथिंग इज़ गुड, बट दे एड लॉट ऑफ वेट टू द बाइक। बिकॉज ऑफ दैट योर हैंडलिंग, योर एर्गोनॉमिक्स, योर राइडेबिलिटी, एजिलिटी, एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड। जो 196 kg का जो बाइक था, वो दैट कन्वर्ट्स इनटू 250 टू अराउंड 250 प्लस किलोग्राम। सो उसके वजह से पूरा आपका गाड़ी का जो चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो टोटली बदल जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, बिकॉज दिस इज सो हैवी एंड थिक, मेरा टॉप बॉक्स में वेट ऑलरेडी एडेड है, उसके ऊपर इसका डबल वेट है, इसका टॉप रैक। उसके वजह से आपको हमेशा, इवन इफ पिलियन इज नॉट देयर, आपको हमेशा फील होता रहता है कि पीछे कोई बैठा हुआ है, कोई भूत बैठा है या कोई चुड़ैल। तो वो है बात। ये जो लोअर गार्ड और सम्प गार्ड है, उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी राइडर्स ने मुझे फीडबैक भी शेयर किया था कि उनको भी वैसा फील होता है कि वाइब्रेशन, थोड़ा सा ग्रंटी, कुछ तो एक बज़ काइंड ऑफ फील होता है। और दोज आर प्रॉपरली फिक्स्ड, आई हैव गॉट इट चेक्ड फ्रॉम द सर्विस सेंटर, सो नो वरीज अबाउट द बॉल्स एंड एवरीथिंग, बट समथिंग इज रॉन्ग। वो थोड़ा सा वेट फील देता है, वेट नीचे से, एंड थोड़ा सा वाइब्स एंड बज़ काइंड ऑफ फील आता है। दूसरा, कुछ चीज़ें मैंने अपना जो एक्सेसरीज का जो वीडियोस है, उसमें उस वीडियो के पब्लिश होने के बाद 2-3 एडिशनल आइटम्स मैंने ऐड किया था, जैसे कि ये प्रोस्पेक का बॉटल होल्डर विच इज़ अराउंड 1000 रुपीज़, वेरी कॉस्टली बट या ड्यूरेबल है। गाड़ी अगर गिर भी जाती है तो ये इसका टूटने के चांसेस बहुत कम है, बट हाँ 1000 रुपीज़ के लिए एक बॉटल होल्डर इज़ वेरी कॉस्टली, बट यस, इसके क्वालिटी के हिसाब से मार्केट पे कोई दूसरा आइटम भी अवेलेबल नहीं है, अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। उसके बाद दूसरा आइटम मैंने फिक्स किया था, ये HJG का डेविल आइस। इसमें रेड, वाइट, येलो एंड वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन वाला लाइट्स है। ये ऑक्स लाइट्स मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, बट जस्ट फॉर एस्थेटिक्स एंड स्टाइलिंग पर्पस आई हैव एडेड इट। नेक्स्ट इज द डुअल हॉर्न्स फ्रॉम बॉश, ट्रम्पेट वाले हॉर्न्स। तो इसके जो हॉर्न्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, वो काफ़ी बहुत छोटे से गाड़ी का, बाइक का फील देते हैं, तो मैंने डबल ट्रम्पेट वाले बॉश के हॉर्न्स लगाए हैं। एंड उसके बाद कमिंग टू दिस CR का जो रियर ब्रेक फ्लूइड का जो कैनिस्टर कवर, और दूसरा मैं यहाँ पे एक फ्रंट ब्रेक कैनिस्टर भी लगाया होता है। उसकी वजह से एक प्रॉब्लम है, जो मैंने रिसेंटली गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक फेल जैसा सिचुएशन फेस किया था, जिसमें मैं सडनली गाड़ी स्टार्ट किया एंड जस्ट 100 मीटर्स फुल एक्सेलरेशन में मैंने पिकअप लिया, एंड तभी मैंने जब सडन ब्रेक मारने की कोशिश किया, फ्रंट का ब्रेक्स टोटली ज़ीरो, टोटल ख़त्म, कुछ भी ब्रेक्स नहीं था। जैसे तैसे कैसे मैंने अपना रियर ब्रेक्स मारा एंड गाड़ी को स्टॉप किया। जब मैं उसके 10 सेकेंड बाद मैंने जब फिर से चेक किया, फिर से ब्रेक एक्टिव था फ्रंट का। आई डिडंट नो व्हाई दैट हैपेंड। वैसे ही दूसरी बार और एक बार जस्ट उसके कुछ दिन बाद मैंने फिर से ट्राई किया, और सडनली फॉर फ्यू सेकंड, फॉर 2-3 सेकंड्स ब्रेक फेल जैसा सिचुएशन था, फ्रंट ब्रेक्स ज़ीरो, नो, पूरा ये क्लच लीवर पूरा फ्री हो गया था। क्लच, बार बार मैं क्लच ही बोल रहा हूँ, ये जो ब्रेक लीवर था पूरा फ्री हो गया था।
सो मुझे थोड़ा सा कंसर्न रेज हुआ, तो मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके कंप्लेन किया कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो फर्स्ट सजेशन व्हाट दे गेव इज़ टू रिमूव द फ्रंट ब्रेक फ्लूइड कवर। उसका वजह ये था क्योंकि जो जिस डिज़ाइन से वो बनाया गया था, अभी जो होंडा का कवर है ना, उसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। वो स्क्रू के नीचे 2 गड्ढे जैसे हैं, 2 होल्स टाइप के हैं, और जब उसको आप रिप्लेस करते हैं विद द कवर, वो स्क्रूज एंड वो कवर और नीचे का जो टैंक है उसके बीच में एक छोटा सा हल्का सा गैप बन जाता है। वो गैप में जो एयर आ जाता है, वो एयर इसके फ्लूइड के साथ मिलके एयर गैप प्रोवाइड बन जाता है, और उसके वजह से आपको ब्रेक फेल जैसा इशू आता है। तो उसको बचने के लिए फर्स्ट तो यू हैव टू डिस्कार्ड दैट फ्रंट कवर जो आप लगा रहे हो, सीआर का हो या कोई भी ब्रांड का, उसको निकालिए, वो अच्छा नहीं है। आई रिप्लेस्ड इट विद द ओरिजिनल वन जो होंडा का है, एंड उसको मैंने कंपेयर करके भी देखा। अगर मैं आपको फोटोज़ में भी दिखा दूँ तो वो जो एक गड्ढा जैसा सिस्टम है वो होंडा का कवर में है, लेकिन सीआर या बाकी जो मोटर टॉर्क वो सब है उसमें नहीं आता। तो हाँ, हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि नहीं तुम्हारे गाड़ी में ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे गाड़ी में नहीं है, बट ये भाई मेरे साथ हुआ है। अब लेना है तो लो, करना है तो करो, वो आपकी मर्जी। बट दिस इज़ व्हाट आई हैव फेस्ड एंड आई वांटेड टू शेयर इट टू यू। This is a safety risk. Don't put that stylish brake fluid covers over here. उसके बाद मुझे complete brake fluid को निकाल के फिर से refill करना पड़ा with 0 air bubbles, and उसके बाद सब ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेक्स के साथ। बैक का कवर, यू कैन क्वेश्चन में कि रियर का मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि रियर का डिज़ाइन मैंने देखा वो जो ओरिजिनल कवर आता है होंडा का उसके ऊपर ही बैठा हुआ है, तो इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी गैप्स और एनीथिंग इन दैट। तो ब्रेक रियर का आप लगा सकते हो, लेकिन फ्रंट का इज रिस्की, तो कीप दैट इन माइंड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस बाइक्स एक्सेसरी इज जो गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक लिमिट तक ही आपको अलाउ करता है कि आप क्या गैजेट्स इसके ऊपर फिट करें। आप मैं इसमें बस 3-4 चीज़ ही लगा सकता हूँ, लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्स, ये 2 ऑक्स लाइट, हॉर्न एंड 12 वोल्ट का सिगरेट चार्जर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड उतना ही लिमिट है, गाड़ी का बैटरी उतना ही हैंडल कर पाता है। उससे ज़्यादा अगर आप लगाने की कोशिश करते हो तो भाई आपका फ्यूज जाएगा। तो इसका बैटरी कैपेसिटी उतना भी हाई वोल्टेज हाई पावरफुल वाला नहीं है कि आप मन मर्जी जितना सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड गिजमोस उसके साथ फिक्स करते हैं। तो कीप इट मैक्स टू 2 और 3 आइटम्स, नॉट मोर देन दैट, और एल्स इसका जो बैटरी है उसके ऊपर लोड गिरेगा। तो वो है बात। और अगर आप 12 वोल्ट का चार्जर लगाते हो उधर, तो इसका जो फ्यूज कनेक्शन है उसमें 3 एम्पियर का फ्यूज़ लगा रहता है, तो वो 3 एम्पियर के जगह पे आप उसको 10 एम्प के साथ या 7.5 एम्प का फ्यूज़ के साथ रिप्लेस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो 12 वोल्ट का सिगरेट चार्जर वहाँ पे लगाते हैं फॉर द यूज़ ऑफ द टायर प्रेशर डिवाइसेस, तो वो जो टायर प्रेशर डिवाइसेस आते हैं मोस्टली वो 10 एम्प्स के होते हैं। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं थिंकिंग दैट इट विल वर्क, इवन इफ द बाइक इज इन रनिंग कंडीशन, अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली फ्यूज उड़ जाता है। तो टू काउंटर दैट आपको वो फ्यूजेस चेंज करके 3 एम्प्स का निकाल के 7.5 या 10 एम्प्स का फ्यूज के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। देन ओनली इट विल हैंडल द हैवी ड्यूटी डिवाइसेस लाइक वैक्यूम क्लीनर, जो पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर या टायर प्रेशर वाला जो डिवाइसेस है, inflator. The last thing which I want to discuss about the accessories is mostly I have my bike, my wife and my bike. समझ रहे हो आप? Okay, so my bike is completely loaded. As you can see, it's fully loaded. It has got everything, almost everything that is available for NX 500 in the market. कुछ तो पर्पस बिल्ट है, कुछ तो इवेंचुअली मैंने, ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में गया एक दिन एंड सब कुछ एक साथ मैंने फिक्स करा दिया। जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने एक एक करके वैसा लगाया। बट देयर इज़ वन डिसएडवांटेज टू इट, बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल वेट्स बाइक का कैरेक्टर एकदम चेंज हो चुका है। बाइक का कैरेक्टर पहले ये बहुत लाइट था, बहुत निम्बल था, बहुत ये था, अब ये एकदम वेरी हैवी बाइक, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी हैवी। एंड घर से निकालना हो, पार्किंग से निकालना हो, या सेंटर स्टैंड से मूव करना, सेंटर स्टैंड में लगाना हो, और एनीथिंग विथ लगेज एंड एवरीथिंग, it becomes very heavy. So that's a disadvantage. Plus it adds up
to the vibration complaint which this bike comes with. अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने इस गाड़ी के वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था एंड आपको ये भी बताया था कि कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं वो वाइब्रेशन का इशू, तो आपको पता ही होगा कि ये गाड़ी में जैसे जैसे आप एक्सेसरीज फिट करते शुरू करते हैं, ये गाड़ी नहीं कोई भी गाड़ी में, स्पेशली द क्रैश गार्ड्स, वाइब्रेशन किक्स इन। बिकॉज अगर आप एक प्रॉपर टॉर्क में उसको टाइटन नहीं किया रहता है और प्रॉपर फ्लो में अगर टाइटन नहीं किया, फ्रॉम फ्रंट टू बैक अगर आप उसको टाइटन नहीं किया रहता है तो आपको लॉट ऑफ इश्यूज फेस होता है, जैसे वॉबलिंग इश्यूज, वाइब्रेशन इश्यूज एंड ऑल, विच आई विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो दैट्स द डिसएडवांटेज. सो try your max to keep it as light as you can. Now the next point about this bike is the performance. How is the overall performance of this bike? अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे सब कैटेगरीज आ जाते हैं, जैसे आपका रिफाइनमेंट, हीट मैनेजमेंट, पावर, पिकअप एंड ऑल. तो मैं एक एक करके उसके बारे में बात करता हूँ. तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है रिफाइनमेंट, इंजन रिफाइनमेंट. It's an Honda and Honda is known for its quality, refinement and reliability. इसका जब आप चलाते हैं ना, एकदम इतना लाइट और इतना वाइब्रेशन फ्री. आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर यू हैव रन फॉर 5000 और 6000 किलोमीटर्स. ओके, सो डोंट कोट मी ऑन दैट. इनिशियली जब आप गाड़ी लिए रहते हैं, इनिशियली आपको बज़ फील होता है. जैसे जैसे आप 5000 6000 चला लेते हैं गाड़ी को, 5000 6000 किलोमीटर, गाड़ी एकदम सेटल डाउन हो जाता है, इसका वाइब्रेशन गायब हो जाता है और तब तक आपके जितने एक्सेसरीज वगैरह है वो भी ठीक से एडजस्ट हो गए रहते हैं या फिर आप ही एडजस्ट हो गए रहते हैं. तो anyways, having said that, refinement of this engine is very good, very smooth, no complaints on that. हीट मैनेजमेंट की बात करें तो हीट मैनेजमेंट गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल हीट ही नहीं होती. मैं इसको रोज़ डेली कम्यूट के लिए लेके जाता हूँ, ऑफिस में लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे नेक टू नेक, बैक टू बैक ट्रैफिक में मुझे बिल्कुल इसका हीटिंग फील ही नहीं होता. बेंगलोर के ट्रैफिक आपको मालूम ही है, पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है एंड मुझे हार्डली, वेरी हार्डली, वेरी रेयरली, आई थिंक वंस और ट्वाइस फॉर 3 और 4 सेकेंड मुझे कभी कभार फेस किया होगा, वो भी अगर मैं फोकस किया रहता हूँ ऑन दिस पार्ट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो BS6 के बाद के जितने भी इंजन्स हैं, जितने भी नए इंजन्स आए, उसमें हीटिंग यहाँ से आता है क्योंकि सारे गियर्स वगैरह, हीटिंग चैम्बर सब राइट साइड में. तो उस वजह से क्या होता है, आपको मोस्ट ऑफ द हीट इधर ही फील होता है इस एरिया में. बट वो हीट इतना बॉदरसम नहीं है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो यू कैन इग्नोर दैट. सो हीट मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा है. काफ़ी मैं 1500 किलोमीटर राइड किया, 150 प्लस स्पीड्स में भी मैं इस गाड़ी को चलाया हूँ कंटिन्यूसली, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. हीट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है. पिकअप भी इसका अच्छा है लेकिन ग्रेजुअल है, बहुत लीनियर पिकअप है. ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीलेटर घुमाया और सडनली इसने व्हीली पॉपअप कर दिया. वैसे कमिंग टू द स्पीड्स, मैंने 120 130 में आप आराम से इसको क्रूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज एंड ऑल डे. सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आपको जैसा फील रहेगा, रात को जब आप अपना राइड ख़त्म करोगे आपको वैसा ही फील मिलेगा. तो वो जो परफॉर्मेंस उस लेवल का है, उतना अच्छा, इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड आपको परफॉर्मेंस इससे मिलेगा. हाँ, इंजन ग्रंटी नहीं है, इंजन पंची नहीं है, वो बात ज़रूर है. नाउ कमिंग टू द गियर रेशियोज, इस गाड़ी में 6 गियर्स हैं एंड आई वुड से द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ गियर्स आर द गोल्डन गियर्स. गोल्डन गियर्स मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जब सिटी ट्रैफिक में इसको जब पिकअप मारता हूँ और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ गियर में गाड़ी को चलाता हूँ, रॉकेट जैसे जाती है ये गाड़ी, एकदम रॉकेट जैसी जाती है गाड़ी. जो पंच की बात मैं पहले कर रहा था, आपको वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में आपको मिल जाएगा, वो पिकअप आपको उस गियर में मिल जाएगा. इसलिए मैंने उसको गोल्डन गियर्स करके नाम दिया है. हैविंग सेड दैट, फर्स्ट एंड सेकंड गियर्स में थोड़ा सा शॉर्ट गियर्स टाइप का शॉर्ट गियर रेशियो है. फर्स्ट गियर में तो आप चला ही नहीं सकते ये गाड़ी को, क्योंकि बार बार आपको क्लच दबाना पड़ेगा एंड गाड़ी झटके मारती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में. तो आपको सेकंड गियर में ही जाना पड़ता है एंड सेकंड गियर में ये थोड़ा सा खींचती है अच्छे से, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, पीक ट्रैफिक्स में थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहता है. बट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थोड़ा सा शॉर्ट गियर रेशियो से, उसके वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आता है इंजन पे. लेकिन
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ गियर काफ़ी लंबा है, तो स्पेशली बिकॉज इट्स ए क्रूजिंग गियर, तो उसमें क्रूज ही किया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द गियर रेशियोज। बट यस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सी द मैजिक इन दोज गियर्स। वाइब्रेशंस मैंने बात किया था, वाइब्रेशंस इसमें है, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप 5000-6000 आरपी 5000-6000 किलोमीटर्स चला लिए हैं गाड़ी को, तो वाइब्रेशन सेटल डाउन होता है। इट्स नॉट बॉदरसम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, बस बोल सकते हैं इसको। अगर आप 135 प्लस और 5500 टू 6000 आरपीएम समवेयर इन दैट रेंज गाड़ी चला है, तो थोड़ा सा बज आता है हैंडल पे, इंजन के फुट पैक्स पे और यहाँ पे टैंक पे। बट जैसे जैसे आप 155 क्रॉस कर जाते हैं स्पीड्स एंड अराउंड 6000 प्लस आरपीएम पे जाते हैं, तो फिर से सेटल डाउन हो जाता है। हैविंग सेड दैट, इनिशियल पीरियड जो रहता है गाड़ी का, जो 1500 का जो किलोमीटर या 2000 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस रहता है, उसमें थोड़ा सा आपको इंजन बजी लगेगा, थोड़ा वाइब्स फील होंगे। दैट इज ऑल्सो फैक्टर्ड बाय योर एक्सेसरीज, हाउ दे आर फिक्स्ड, वेयर दे आर फिक्स्ड, हु हैज फिक्स्ड, सो प्रॉपरली फिक्स हुआ है कि नहीं, उसके वजह से भी कभी कभी वाइब्रेशन है। तो उसके वजह से मैंने डिटेल वीडियो अपना चैनल पे बना रखा है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट, आई बटन में मैं नोट कर दूंगा। तो वो है वाइब्रेशंस का बात। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग। इसका स्टेबिलिटी, हैंडलिंग, वेट मैनेजमेंट माशाअल्लाह है, सुभान अल्लाह है, और जितनी भी अल्लाह है सब है। तो अगर आप तमिलनाडु में राइड पे गए होंगे, तो चेन्नई वन्नई का जो रूट्स है, उसके रूट्स पे बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे बहुत सारा विंड ब्लो होता है। तो उसमें अगर बिकॉज ऑफ द बाइक्स वेट, द एरोडायनेमिक डिज़ाइन एंड द चेसिस, उसके वजह से जो हैंडलिंग में आपको वो रिफ्लेक्ट होता है, आपको इतना मज़ा आता है कि आप तब उसको अप्रिशिएट करोगे कि गाड़ी का डिज़ाइन और इंजीनियरिंग को आप उस वक्त अप्रिशिएट करोगे। तो थम्स अप फॉर द होंडा इंजीनियरिंग। नाउ कमिंग टू द मोस्ट आस्क्ड अबाउट टॉपिक, टॉप स्पीड। कितना स्पीड जाती है भाई इसके, ये गाड़ी? तो फ्रैंकली आई डोंट रिकमेंड और प्रोमोट टॉप स्पीड्स, बट मैंने खुद इसको अराउंड 165-167 तक टच किया है। एज पर यूट्यूब वीडियोस इट कैन गो टिल 180 एज वेल, बट नॉट बियॉन्ड दैट। चाहे आप जितना भी पुश कर लो, ये गाड़ी 180 क्रॉस कर ही नहीं सकती। हाँ, अगर आप इसका इश्यू रीट्यून करते हैं, जैसे कि पावरट्रॉनिक्स या फ्यूल एक्स यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा पीएस फिगर्स, न्यूटन मीटर फिगर्स में थोड़ा सा बम्प अप हो सकता है। तो उस वजह से कुछ वीडियोस अभी सर्कुलेट हो रहे हैं इंटरनेट में जहाँ पे 200 तक भी ये टच कर जाता है, बट दैट विल इम्पैक्ट ऑन द इंजन एज वेल एज इफ़ योर बाइक इज़ इन वारंटी, दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो इश्यू रीट्यूनिंग मत कीजिएगा। Coming to the top speed, yes, 160, 164 max, 180 is difficult, but yes, can be achieved, but not beyond that. माइलेज की बात मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया था, आपसे डिस्कस कर लिया था। माइलेज जो है वो मैं इस गाड़ी के साथ चाहे जितना भी ख़राब चला लूँ, 26-27 मुझे मिल जाता है ये गाड़ी के साथ। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि साउथ इंडिया एक्सपीडिशन पे मैं गया था, विच इज़ अराउंड समवेयर अराउंड 1500 किलोमीटर्स। उस राइड पे हमने 140 टू 150 स्पीड्स तक किए थे ऑन लॉन्ग स्ट्रेचेस, एंड ऑन एन एवरेज 120 टू 130 स्पीड्स भी हमने चलाया था। तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट 26 टू 29 का माइलेज मिला था। अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हैं विद डिसेंट स्पीड्स, तो आपको 30 टू 32 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी मिल जाता है इन बेस्ट केस सिनेरियो। अचीवेबल, इट कैन डू दैट ड्यू टू होंडा इंजीनियरिंग, थैंक्स टू इट इंजन एंड द फ्यूल कंजप्शन विच इज़ मैप्ड। तो बहुत ही अच्छा माइलेज है, तो उस डिपार्टमेंट में भी थम्स अप।